कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। केस कंसिडर करते हैं, बैग 1 है, बैग 2 है। बैग 1 में 5 रेड बॉल्स हैं, बैग 2 में, बैग 1 में 5 रेड 5 ब्लैक, 6 रेड 4 ब्लैक बॉल्स। 5 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 6 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल है। ठीक, आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। आपको क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड बॉल आने के लिए दो केसेस डिपेंड करते हैं कि पहले बॉल जो है वो बैग 1 से ली गई है या बैग 2 से, है ना। आपसे पूछा रेड बॉल चाहिए, तो आप पूछोगे कहां से निकालना है, और मैंने कहीं से भी निकालो, कुछ भी करो, मुझे टोटल बताओ कि आप एक गेम खेलने गए हो कि दोनों बैग में अलग अलग नंबर ऑफ बॉल्स हैं, आपके जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है? आप इससे निकालो, इससे निकालो, टोटल चाहिए मुझे कि रेड आना चाहिए, चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो। तो नाउ बैक ऑफ द माइंड एक चीज क्रिएट हो गई है कि हमारे दो केसेस बन गए। पहला कि हम कोई बैग सिलेक्ट करेंगे, फिर बॉल निकालेंगे, वहां से एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आएगी। बैग 2 सिलेक्ट करेंगे, वहां से रेड बॉल आने की एक प्रोबेबिलिटी जनरेट होगी। तो दो केसेस होंगे। तो केसेस क्या है? तो रेड बॉल आना इस बात पे डिपेंड करेगा दोनों केसेस में कि बॉल कौन से बैग से निकाली गई है। तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लेंगे E1 इवेंट को बैग 1 सिलेक्टेड, E2 इवेंट को बैग 2 सिलेक्टेड। तो बैग्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दोनों इक्वल सिलेक्ट होंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1/2, राइट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट लेते हैं को रेड बॉल। अब रेड बॉल आना इस बात पे डिपेंड करेगा कि बैग 1 से सिलेक्ट हुई है या बैग 2 से सिलेक्ट हुई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1, probability of getting a red ball from the bag 1 will be 5/10. Probability of getting a red ball from the bag 2 is 4/10. Sorry, 6/10. 6 red है ना, तो 6/10. A by E1 5/10, A by E2 6/10, राइट। अब आपको चाहिए क्या? A, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे आएगा? पहला केस, रेड बॉल एंड बैग 1 सिलेक्टेड, रेड बॉल एंड बैग 1 सिलेक्टेड प्लस रेड बॉल एंड बैग 2 सिलेक्टेड। पहला केस है रेड बॉल एंड बैग 1 सिलेक्टेड है, रेड बॉल एंड बैग 2 सिलेक्टेड। दो केसेस हैं, बैग 1 और रेड बॉल सिलेक्टेड, बैग 2 एंड रेड बॉल सिलेक्टेड। ए इंटरसेक्शन E1, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपने फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये A इंटरसेक्शन B डिनोट करता था प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बोथ द इवेंट्स। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला यहां से बनता था प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या आ गया यहाँ पे? A इंटरसेक्शन E1 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1, A बाय E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है? A बाय E1 5/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 6 है, 6/10 इंटू 1/2।
तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास आंसर क्या आ गया 11/20, राइट। ये तो नॉर्मल केस हुआ। अब आपने गेम खेली, आप रेड बॉल जीत गए, तो सेठी जी बोले कि क्या प्रोबेबिलिटी की बैग 1 से बॉल आई होगी। तो जब आप रिवर्स केस की बात करते हो तो बेस थ्योरम यूज होती है, और आपका केस क्या कंसिडर हो रहा है, इट इज नोटेड रेड बॉल is drawn, what is the probability that ball is drawn from the bag 1, that ball is drawn from bag 1. It is not red ball is drawn. What is it that ball is drawn from the bag 1? क्या प्रोबेबिलिटी इट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 1? तो क्या बनेगा, ए नीचे आ जाएगा, गिवन वाली चीज कंडीशनल में नीचे आती थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। E1 बाय ए आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बेटा? E1 बाय ए। क्लियर? तो E1 बाय ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑपरेट हो गया। E1 इंटरसेक्शन ए क्या है, ए बाई E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। वैसे तो इसकी वैल्यू निकाल दिया, बट फॉर्मूला अगर देखा जाए तो क्या बनेगा, ए बाई E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई में ए बाई E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अगर कोई तीसरा केस होता तो ए बाई E3 इंटू पी ऑफ E3 ऐड हो जाता। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ए बाई E1 की वैल्यू क्या थी 5/10 इंटू 1/2 अपॉन में 11/20। फाइनल आंसर 5/11। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बेस थ्योरम। क्लियर हुआ? एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, नई वाली एनसीईआरटी का, पुरानी वाली नहीं, नई वाली एनसीईआरटी का 13.3 बेस थ्योरम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस टेस्ट, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन on multiple choice test, a student knows the answer और guesses the answer। या तो स्टूडेंट को आंसर आता होगा या नहीं आता होगा। A let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 is the probability that he doesn't know the answer। ठीक, probability of marking the answer correct when he guesses, when he doesn't know the answer is 1/4। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है what is the probability that student knows the answer given that he answered the correctly। ठीक, तो क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट है, उसको एमसीक्यू टेस्ट देने जाना है, एमसीक्यू टेस्ट देने गया। ठीक, या तो उसे आंसर आता होगा या आंसर नहीं आता होगा। बता रहा हूँ, थर्ड है, फोर्थ है, या तो उसे आंसर आता है या नहीं आता। दो केसेस है, E1 इवेंट ही knows the answer, E2 event he does not knows the answer। probability of E1 equal to probability of E2, नहीं सॉरी इक्वल नहीं है, he knows the answer is 3/4, उसे आंसर नहीं आता, that he guesses the answer is 1/4। E1 है 3/4, E2 है 1/4, ये प्रोबेबिलिटीज हो गई आपकी। A है इवेंट ही आंसर्ड करेक्टली, E1 इवेंट है ही आंसर्ड दी करेक्टली, उसने आंसर ठीक किया है। आंसर ठीक करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, डिपेंड करेगी उसे आंसर आता था या नहीं आता था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1, he answered the question correctly when he knows the answer is 1। आंसर आता हो ठीक होने की प्रोबेबिलिटी क्या, जब आता तो ठीक होगा ही होगा, एमसीक्यू गलत क्यों होगा। सेकंड केस, आंसर करेक्टली व्हेन ही डज नॉट नोस द आंसर इज 1/4। क्या आपके क्वेश्चन में दे रखा है व्हेन ही गेसेस द आंसर
द प्रोबेबिलिटी द आंसर करेक्टली इज 1/4. हाँ, तो guesses it does not knows the answer. It does not knows the answer. Guess the answer. एक ही तो बात हुई. जब नहीं आएगा तो गेस ही करेगा ना बेटा. A/1 A/A2. ना क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन कह रहा है उसने आंसर तो ठीक कर दिया, क्या प्रोबेबिलिटी है इसको आपको आता है. तो आपको क्या निकालना है? E1/A. इसका फॉर्मूला आप डायरेक्टली कैसे लिखेंगे वो भी समझ लो. इसको उल्टा करके लिखो, A/E1 इंटू E1. नीचे A/E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, A/E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. अगर फर्दर कोई केस होता तो भी हम उससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते. A/E1 कितना है? 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है? 3/4. A/E1 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 3/4. A/E2 1/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/4. 3/4 12 + 1 एल्सियम सेक्शन और 3/4 आ रहा है ना, तो क्या करेंगे? 13/4. आंसर गोज टू बी 3/13. आंसर गोज टू बी 3/13. क्लियर? यहाँ पे एक छोटी सी एरर हो गई थी. 3/4 3/4 + 1/4 3/4. यहाँ भी 4 यहाँ 4 करो. 12/16 सॉरी 13/16. आंसर करेक्ट आएगा 12/13. देखो अगला क्वेश्चन और करते हैं. आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 रीड करेंगे. मैं रीड कर रहा हूं आप लोगों के लिए. एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर, 6000 ट्रक ड्राइवर. एक इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने कुछ इंश्योरेंस करी और अपने नंबर्स को नोट किया. उसमें जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर्स के कुछ नंबर्स हैं. स्कूटर ड्राइवर्स कितने इंश्योर करे हैं? 2000. दे हैव इंश्योर्ड 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर. दे हैव इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर 4000 है, 6000 ट्रक ड्राइवर है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, जो उन लोगों से एक्सीडेंट हो रहा है, रिस्पेक्टली स्कूटर वाले का क्या प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट करने की, कार वाले की क्या है, ड्राइवर की, वो ट्रक ड्राइवर की क्या है, वो लिखा हुआ है. 0.01 इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्कूटर ड्राइवर मेट विद एन एक्सीडेंट. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट 0.01 ऑफ स्कूटर, 0.03 ऑफ कार ड्राइवर है, 0.15 ऑफ ट्रक ड्राइवर है. ठीक. अब एक इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, एक इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, क्या प्रोबेबिलिटी है वो स्कूटर ड्राइवर का? ये क्वेश्चन है. तो पहले तो हम देखेंगे कि बंदे के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आएगी. तो ए इवेंट लेते हैं हम लोग स्कूटर ड्राइवर के लिए. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं आपके पास? दैट इज योर 2000. बी है कार ड्राइवर. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज 4000. सी है आपका ट्रक ड्राइवर. एन ऑफ सी दैट इज इक्वल्स टू 6000. क्लियर? टोटल कितने हो गए? 12,000. ए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E1, E2, E3 इवेंट हो पर्सन टू बी अ स्कूटर ड्राइवर है, कार ड्राइवर है या फिर ट्रक ड्राइवर है. 3 चीजें आ गई. बंदा जो है वो कार ड्राइवर है, स्कूटर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर है. दैट वुड बी द केस. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, सॉरी E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/2000/12,000 2/12. इसको सिंप्लीफाई मत करना आप, एज इट इज रहने देना. E2 आंसर आ जाएगा 4000/12,000 4/12. E3 हो जाएगा 6/12. तीनों के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आ गई. 2/12 4/12 दिस.
ए है इवेंट दैट पर्सन मेट विद एन, नहीं लिया बेटा ये कहा, वो तो E1 E2 E3 कर देते हैं यहाँ पे, E1 E2 E3, E1 E2 E3, पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट, ए इवेंट, ए बाय E1, स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.01, कार ड्राइवर के मेट होने के एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.03, ए बाय E2 0.03, ए बाय E3 0.15, 1 by 100, 3 by 100, 15 by 100, ठीक है, 1 by 100, 3 by 100, 15 by 100, these are the cases। अब बात सुनिए ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by A, प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको एक्सीडेंट हो गया है, आपको चाहिए होगा E1 by A चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा E1 by A, ये एक्सीडेंट हुआ ऑफ स्कूटर ड्राइवर, फॉर्मूला क्या बनेगा A by E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, A by E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, A by E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, A by E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। A by E1 कितना है 1 by 100 इंटू 2 by 12, 1 by 100, अगला केस 4 by 12 इंटू 3 by 100, 3 by 100, 4 by 12 प्लस 15 by 100, 6 by 12, 2 सॉल्व करेंगे 14 to 14, 104, 1 by 52, ठीक है, आंसर क्लियर हुआ। A card of pack of 52 card is lost. A card from a pack of 52 card is lost. 52 कार्ड में से एक कार्ड लॉस्ट हो गया। From the remaining cards, 2 cards are drawn and found to be of diamond. बचे हुए कार्ड्स में से आपने 2 कार्ड्स को विड्रॉ करा and you have found that both cards are of diamonds. दोनों कार्ड्स किसके हैं डायमंड के। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड होगा नहीं। अब 2 डायमंड आना सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करते हैं कि भाई कार्ड जो लॉस्ट हुआ है वो डायमंड है या नहीं है। और ये क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं है कि कार्ड निकालने का आप रिप्लेस कर रहे हो, इसलिए केस बाय डिफॉल्ट विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर आपको मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि विद रिप्लेसमेंट है, तब तक आप विद रिप्लेसमेंट नहीं लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी 2 केसेस बनते हैं E1 E2। E1 है इवेंट को कार्ड लॉस्ट ऑफ डायमंड, ठीक है, इवेंट को कार्ड लॉस्ट ऑफ और लॉस्ट नोट ऑफ डायमंड, ठीक है। डायमंड कितने होते हैं आपके कार्ड्स में 13 होते हैं, कितने होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आ गया 13 by 52, 1 by 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कार्ड लॉस्ट नोट ऑफ डायमंड इज 1 by 3 by 4, 1 minus 1 by 4 that is equals to 3 by 4। हाँ जी, अगला केस आप लोग ध्यान देंगे, ए है इवेंट 2 cards drawn of डायमंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1, कार्ड खो गया डायमंड का, आपको निकालना है डायमंड। इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। डायमंड कितने हैं 12, कितने सिलेक्ट करने हैं 2, 12C2 अपॉन 51C2। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आंसर आएगा 12 by 51, 11 by 50। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, A/E2। अभी डायमंड नहीं खोया, पहला कितने, यहाँ पे कितने डायमंड्स हैं आपके पास, एक हो गया, 12 अवेलेबल है ना, 12 आउट ऑफ 11 आउट ऑफ, अगली चीज 13/51, एक निकल गया, 12 रह गया, 12/50, राइट। आपको इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको निकालना क्या है कि आपका डायमंड तो आ चुके हैं दोनों, क्या प्रोबेबिलिटी है जो कार्ड खोया वो भी डायमंड का खोया है, क्या प्रोबेबिलिटी जो कार्ड खोया है डायमंड का, हाँ जी बोलो। A/E2 निकाला है, A/E2 क्या आएगा, 13/51, 12/50, कितने डायमंड्स अवेलेबल है, 13 आउट ऑफ 51, 12 आउट ऑफ 50, मानना ध्यान देंगे। A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, A/E2, सॉरी नीचे क्या आएगा, A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, A/E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। A/E1 कितना है, 12 इंटू 11, 51 इंटू 50 इंटू 1/4, 12 इंटू 11 इंटू 1, 51 इंटू 50 इंटू 4, प्लस 13 इंटू 12 इंटू 3 अपॉन में 51 इंटू 50 इंटू 4, 12 इंटू 11 नीचे आ जाएगा, 12 इंटू 11 प्लस 13 इंटू 12 इंटू 3, 12 कॉमन ले लो डिनोमिनेटर से, 11 प्लस 39 रह जाएगा, 11/50 आपका आंसर है, भैया क्लियर। Suppose that reliability of HIV test is specified as follows: of people having HIV, 90% of the test detect the disease, but 10% go undetected। क्वेश्चन के पहली लाइन कह रहा है ऑफ द पीपल हैविंग HIV, जिनको एक्चुअल HIV है, उनके टेस्ट में डिटेक्ट हो जाना कि उनको HIV है, उसके 90% चांस हैं, 10% केसेस ऐसे हैं कि पर्सन को HIV है बट इट गो अनडिटेक्टेड, उसे पता ही नहीं चला कि उसे HIV है, ठीक। However, of the people free from HIV, 99% are judged HIV negative, but 1% are diagnosed as positive। मशीन डायग्नोज कर रही है, डायग्नोजर जो है, जो उसका सर्वे कर रहा है, वो भी तो गलती कर सकता है। चांसेस हैं कि 1% चांस ऐसा है कि पर्सन को HIV नहीं है, बट रिपोर्ट आ गई कि उसे HIV है, दैट इज द फॉल्स फ्रॉम द मशीन और फ्रॉम द जो इंस्पेक्शन कर रहा है सेल्स की, ठीक है। अब आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन HIV होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1%। आउट ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी द पर्सन इज हैविंग टू बी एन HIV एजेंट इज इक्वल्स टू 0.1%। तो पहले दो केस होंगे कि पर्सन को एक्चुअल HIV है या एक्चुअल HIV नहीं है। अब होगा तो टेस्ट कराएगा, टेस्ट में कितने परसेंट चांसेस हैं कि डिटेक्ट हो गया कि HIV है, दैट इज 90%। टेस्ट में कितने परसेंट चांसेस हैं कि HIV डिटेक्ट नहीं हुआ, दैट इज जब नहीं है फिर डिटेक्ट हो गया। तो यहाँ पे केस बनेगा E1 इवेंट टेस्ट इवेंट for person having HIV। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, 1/100, 0.1/100। E2 इवेंट for person having HIV, for person not having HIV, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, 999/1000। A test show that HIV is diagnosed। और सारे क्वेश्चन बेटा MCQ वाले जो थे। A/E1, A/E1 कितना है,
उसने टेस्ट कराया, उसे एक्चुअल HIV है, कितने परसेंट चांस है कि टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा? 90/100 A/E2। नहीं है उसे HIV, फिर भी टेस्ट डिटेक्ट हो गया, उसके चांसेस क्या थे? 1%, 1/100। आपने क्या है, आपके साथ कह रहे एक पर्सन का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, उसको सही में HIV है भी, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। क्या निकालना है? E1/A। गिवन है क्वेश्चन में 1/100 बेटा जी, ये आएगा E1/A, क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, A/E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, A/E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। A/E1 क्या है? 90/100 इंटू E1 E2 मैंने E2 E3 साथ 90/100 इंटू 1/1000, 90/100 1/1000 प्लस 1/100 इंटू 999/1000, 90/90 प्लस 999, 999 0 999 और 90 9810889, 90/1089 प्रोबेबिलिटी। क्लियर? आया समझ में? समझे?